हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम एनपीसीआई फर्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं। कल के पार्ट में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले फर्स्ट वीडियो देख लो। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ रहेगी, इसमें मेरा यही काम रहेगा कि मैं पूरा इकोनॉमिक्स कवर करूँ और हम टर्म बेस्ड ये वीडियो एक सीरीज़ को रखेंगे कि इसमें हम टर्म पे ध्यान देंगे ज़्यादा, कि जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगी। जैसे यहाँ पे एनपीसीआई आ जाता है, तो एनपीसीआई क्या होता है, ठीक है, बैंक रेट होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, तो हम टर्म बेस्ड ये पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, जो भी आपका सोर्स है आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो इस टॉपिक्स को, या फिर इन्हीं चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हो करंट अफेयर से और इस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एनपीसीआई के रिलेटेड, कि एनपीसीआई क्या होता है। एनपीसीआई की जब फुल फॉर्म बोलते हैं हम बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या होता है, अब आप बोलोगे स्टेचुटरी बॉडी है कि नहीं, नहीं है, स्टेचुटरी नहीं है। ये एक जैसे हम लोग नॉर्मल कंपनीज के लिए बोलते हैं जो जिनका खुद में कोई प्रॉफिट नहीं होता, जो गवर्नमेंटल नहीं होती, उनको हम एनजीओ बोल देते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंटल नहीं होती, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पर इसको हम एनजीओ नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी क्या होता है, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का ही ध्यान में रखते हुए ये बॉडी बनाई होगी, पर इसमें कोई इनका फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, अब ये कंपनी एक्चुअली में कंपनी एक्ट है हमारे पास 2013 का, उसी में ये इसका एडिशन हुआ था, उसी में इन्होंने रजिस्टर करवाया था। इसको बहुत सारे बैंक्स ने मिलके कैपिटल प्रोवाइड किया था। कैपिटल मतलब कुछ दे दिया होगा 200-300 करोड़ रुपए, और ये कंपनी सेटअप करी थी सब ने मिला के। ठीक है, 10-15-20 बैंक्स ने मिला के। मेन इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो भी बैंक्स के रिलेटेड, बैंक्स की जब हम बात करते हैं, बैंक्स में जो भी हमें टेक्नोलॉजी फॉलो करनी है, ठीक है, पेमेंट का सोल्यूशन, पेमेंट करते हैं हम लोग, उन सब का टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए, पेमेंट का सोल्यूशंस लाने के लिए, कि हमारे सब चीज़ें जो है बहुत इजी हो जाए, कहीं ना कहीं उसी वे में ये कंपनी काम करती है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब आपने सुना होगा यूपीआई, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है यूपीआई। तो इंडिया में इतने डिजिटल पेमेंट्स होती है पर डे हिसाब से, ऑल ओवर वर्ल्ड इतना डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे इतना डिजिटल पेमेंट नहीं होता है, पर हमारा यूपीआई बहुत यूज़ होता है। गूगल पे, पेटीएम, भीम, ठीक है, छोटे छोटे जो टपरियाँ जो होती हैं वहाँ पे भी आजकल ये यूज़ होने लग गया है। कहीं ना कहीं सब्जी वालों के पास, मतलब छोटे छोटे दुकानदार भी इसको रखने स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि जो इसके ऊपर मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है कि जब वो यूपीआई, वो जो स्कैनर होता है ना इनकी दुकान पे, जब वो स्कैनर लगता है ना, आपको दिख रहा है, हाँ, ये जो स्कैनर इनकी दुकान पे लगता है ना कहीं वो स्कैनर किसका होता है, बैंक का होता है। ठीक है, होता तो यूपीआई बेस्ड है, पर होता किसका, बैंक का होता है। तो जब भी कोई पेमेंट करता है उनको तो कहीं ना कहीं उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, तो उनको सुविधाएं कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। तो बैंक कहीं ना कहीं उनके तो पैसे काटेगा ना, कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए इजी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वही होता है, ये अलग टर्म है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट इसके रिलेटेड सब्सिडीज चलाती है, 2000 करोड़ पहले चलाया था, अब दोबारा से दूसरा फेज स्टार्ट हुआ है इसका। तो ये वो है, हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे थे यूपीआई की। जैसे यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब कहीं ना कहीं ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। और किस पे बेस्ड हम डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, आईएमपीएस पे। आईएमपीएस क्या होता है, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, याद करो, कल मैंने पढ़ाया था, जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा, इसलिए कह रहा हूँ जिसने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा सबसे पहले रिकमेंड वही करूँगा, पहले जो पहला लेक्चर था उस पर जाओ। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे बताया था कि जब हम आईएमपीएस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा एनपीसीआई है उसके अंडर काम करता है। तो यूपीआई में क्या होता है, जो भी हम डिजिटल पेमेंट्स करेंगे, मैं आपको आप, मेरी एक दुकान है, ठीक है, आप मेरे कस्टमर हो, आपने मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, अपना फ़ोन निकालोगे, उसमें क्या खोलोगे, आप खोलोगे गूगल पे। अब इसका इंटरफेस पूरा क्या होता है वो मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया हुआ है।
तो आप गूगल पे खोलोगे, आप स्कैन करोगे मेरा QR कोड, वो पैसे मेरे बैंक में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्विस मिल रही है ये UPI से के थ्रू मिल रही है हम लोग को, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, IMPS क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, मतलब उसी टाइम पैसा ट्रांसफर हो रहा है, उसी टाइम मैसेज आ जाता है। हम पूछते हैं ना दुकानदार को कि हाँ आ गए ना पैसे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे अलग अलग बैंक्स की ना अलग अलग होता है। जैसे हम बात करते हैं ना SBI के, SBI का होता है SBI बडी, SBI बडी। हम PNB की बात करते हैं, PNB का अपना होता है PNB वन। ये इनकी ऐप्स होती है, UPI ऐप्स होती हैं, या डिजिटल बैंकिंग बोल सकते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ जब हम UPI की बात करते हैं तो NPCI, दैट इज NPCI जो ब्रॉड टर्म है, इसने अपना भी निकाला है जिसका नाम है भीम, भीम ऐप। तो जैसे बैंकों ने अपना, जैसे SBI ने अपना SBI बडी निकाल दिया, PNB ने PNB वन निकाल दिया, वैसे ही NPCI ने भीम ऐप निकाल दिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। F यहाँ पे नहीं है, पर इसको बोला जाता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो फुल फॉर्म्स है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, UPI क्या हो जाए, भीम का हो जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये किस पे काम करता है? ये किस्म की ऐप होती है जो कि किसी भी एंड्रॉयड वगैरह चीज़ों पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, वो मैं आपको कल बता दिया था कि बैंक से बैंक UPI हम यूज़ करेंगे, उससे बैंक से बैंक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब उसके बाद एक होता है, एक मिनट, एक होता है रुपे। रुपे, आपको पता होगा रुपे कार्ड क्या होता है? देखो हमारे पास ना अलग अलग किस्म के कार्ड होते हैं, जो हमारे ATM कार्ड होता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं जो इन्वेस्ट करता है उन कार्ड्स में, आपको रुपे कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग बाहर बाहर कंट्रीज़ के मैक्सिमम कार्ड रहते हैं। अपना इंडिया में जो मोस्ट फेमस कार्ड है, मतलब कोई भी कार्ड होता है ना उस पर ऐसा अगर बना होगा कार्ड, कार्ड पे यहाँ कहीं आपको बैंक का नाम दिखेगा और यहाँ कहीं आपको ये रुपे कार्ड दिखेगा, रुपे कार्ड लिखा हुआ है। ये जो रुपे कार्ड है ये भी NPCI का ही है, ठीक है। रुपे कार्ड क्या है? एक किस्म का 7th पेमेंट गेटवे है, जैसे बाकी हमें मिलते हैं, जैसे हम लोग को मास्टर कार्ड मिलता है, उसके बाद चाइना का एक यूनियन पे है। मतलब कार्ड आपको दिखेंगे बहुत सारे कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स पे भी मास्टर कार्ड लिखा होता है, या फिर क्रेडिट कार्ड पे वीज़ा कार्ड लिखा होता है। वैसे ही ये रुपे कार्ड जो है ये हम बोल सकते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए होता है, यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम ATM पे इसको जाके यूज़ कर सकते हैं। रुपे कार्ड क्या होगा? एक किस्म का वही जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है। तो जब हम रुपे कार्ड की बात करते हैं, ये भी किसने स्टार्ट करा है? ये भी NPCI ने स्टार्ट करा है। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कहीं ना कहीं हमारा जो NPCI है वही चलाता है। एक CTS है, जैसे मैंने NPCI की बात करी, शायद से मैंने आपको बताया नहीं है स्टार्ट कब हुआ था। NPCI जो बॉडी है ये बनी थी 2008 में, ठीक है, 2008 में बनी थी। अब मैं आपको CTS बता रहा था, ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है, इसका मतलब चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अब मेरे पास चेक है, ठीक है, मेरे पास चेक है और आपको मुझे पेमेंट करनी है। मेरा नाम A है, आपका नाम B है, ठीक है, मुझे आपको 10 रुपये देने हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने चेक पे लिख दूंगा ये 10 रुपये का चेक है और ये चेक आपको दे दूंगा। तो आप क्या करोगे, ये चेक लेके ना, और मेरा बैंक है ऑलमोस्ट लगाओ, मेरा बैंक है PNB और आपका बैंक है SBI। अब मैं 10 रुपये लेके जाऊंगा आपके बैंक में, तो कहीं ना कहीं आपके बैंक में जो SBI वाले होंगे वो क्या करेंगे, वो पहले फ़ोन करेंगे क्या ये कि बैंक PNB वालों को कि आपकी ब्रांच यहाँ है, ये अकाउंट नंबर में इतने पैसे? नहीं, ये सब होता था पहले पहले। आजकल के ज़माने में ये सिस्टम आया है चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, कि वो स्कैनर वगैनर करेंगे, उसमें रिलेटेड हमें कुछ जाना नहीं है इतना डीप। हाँ, अगर आपको RBI का ऑफिसर बनना है तो आप ये सीख सकते हो, आपको बैंकर बनना है आप वो सीख सकते हो कैसे होता है, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें चलती है वो चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम से करती है, उनको कॉल वॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ स्कैन वैन करना पड़ता होगा, ये कुछ भी करते होंगे, वो चेक कर लेते होंगे कि उसके हाँ उसके PNB के अकाउंट में, मतलब मेरे PNB अकाउंट में 10 रुपये हैं, तो SBI वाले आपको, आप भी हो ना, आपको 10 रुपये दे देंगे। तो ये CTS जो है चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, ये भी किसने स्टार्ट किया है? ये भी NPCI ने स्टार्ट किया है। फिर हम ATM नेटवर्क जो होता है NFS, मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा, NFS होता है, ठीक है, भारत पे पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें से जो मोस्ट रिसेंट हम मान सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, वो दो होते हैं हमारे। एक होता है हमारे पास डाक पे और एक होता है भारत QR।
अब ये दोनों भी कहीं ना कहीं किसका है, एनपीसीआई का होगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो डाक पे है जो हमारा ऑलमोस्ट ये 2020 से 2021 में कुछ में बना था ये, और भारत क्यूआर हमारा ऑलमोस्ट आया था 2016-17 के पास, ठीक है। अभी डाक पे क्या है, पहले भारत क्यूआर पढ़ते हैं। भारत क्यूआर क्या है, ये एनपीसीआई ने बनाया, ठीक है। अब भारत क्यूआर जो बनाया है ये मतलब क्या है, ये स्कैन कोड जो हम स्कैन करते हैं ना, ये वही है। भारत क्यूआर क्या है, वो जो स्कैन करते हैं ना कोड, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैनर्स रखे होते हैं दुकानदारों के पास, ठीक है। वो जो स्कैनर्स बनाया था वो कहीं ना कहीं भारत क्यूआर ने बनाया है। अब इन्होंने हेल्प लिया हुआ है, हेल्प लिया हुआ है इन द सेंस कि इन्होंने अकेले ने नहीं बनाया, एनपीसीआई ने वीज़ा ने और मास्टर कार्ड ने, इन तीनों ने मिलके ये बनाया हुआ भारत क्यूआर। वही दूसरी तरफ हम डाक पे की बात करते हैं। ये एक पेमेंट ऐप है जो कि पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, उनके द्वारा बनाया गया हुआ है। और किस लिए बनाया गया हुआ है, ये आईपीपीबी के बनाया गया है। ये क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अभी क्या है ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स पे जाएंगे उस पर हम अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि एनपीसीआई कौन सी बॉडी है, एनपीसीआई का काम क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि मतलब आप लोगों को, मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होता है। फिर भी इनको हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होता है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को पता होगा ये क्या होता है। अब पढ़ते हैं होता क्या है, थोड़ा नॉर्मल सेंस में थोड़ा सा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये आप हो ए और मैं बी हो गया, ठीक है। इस बार मैं बी हूँ, ठीक है। अब क्या सीन है, मैंने ना, आप मेरे पास आए मेरी दुकान पे, आपने 10 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है। आपने 10 रुपये का सामान खरीदा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने वहाँ लिख दिया कि मैं यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मतलब आप मेरे को पेटीएम गूगल पे नहीं कर सकते। तो आप ए हो, आपके पास क्या होगा, डेबिट कार्ड या फिर एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिट कार्ड। तो हम पहले एग्जाम्पल लेंगे डेबिट कार्ड की। जब आपके पास डेबिट कार्ड होगा ना, तो आप मेरे को वो दोगे, मेरे पास मशीन रहेगी, मशीन पे मैं उसको स्कैन करूँगा। स्कैन इन द सेंस मतलब कुछ होता है, वो रीड करता है, हमें नहीं पढ़ना है। तो मैं डेबिट कार्ड में आप 10 रुपये कट जाएंगे, ठीक है। आप अपना कोड डालोगे, 10 रुपये कट जाएंगे। क्रेडिट कार्ड में भी सेम होगा कि मैं उसमें स्वाइप करूँगा, 10 रुपये कट जाएंगे। पर दोनों में फ़र्क क्या होगा, जो डेबिट कार्ड की पेमेंट होगी ना 10 रुपये, ये वाले 10 रुपये, ये आपने अपने अकाउंट में खुद डलवाए होंगे पहले बिफोर। ये जो आपने मेरे को 10 रुपये दिए ना, आपने डेबिट कार्ड में ये पहले से ही 10 रुपये डलवाए होंगे। आपके अकाउंट में 10 रुपये थे, इसलिए आप कटवा पाए हो ये 10 रुपये अपने अकाउंट से। पर जब हम बात करते हैं किसकी, क्रेडिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपने मेरे को 10 रुपये दे दिए, उसके बाद जाके आप उसका पेमेंट करोगे बैंक में बोलोगे भैया मैंने 10 रुपये काट दिए अपने, आपके पैसे मैंने काट दिए, ये लो 10 रुपये वापस ले लो। तो आफ्टर में क्या होता है कि हम पहले पेमेंट कर देते हैं, बाद में हम लोग उसका बैंक को पेमेंट करते हैं। पहले हम खुद पेमेंट कर देंगे जो भी चीज़ खरीदेंगे, बाद में बैंक को उसके पैसे देंगे। पर डेबिट कार्ड क्या होता है, उल्टा होता है। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड सिंपल क्या होता है, जिसको हम एटीएम बोलते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड क्या होता है, जिसको हम एटीएम बोलते हैं। तो एटीएम में पहले से पैसे होते हैं, दोनों के बीच में यही फ़र्क होता है। तो मोस्टली आपको समझ आ गया होगा। वही दूसरी तरफ एक चीज़ होती है ओवरड्राफ्ट को इसके साथ कंपेयर मत करना। ओवरड्राफ्ट अलग चीज़ होती है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, वहाँ पे हम लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करते हैं, क्या होता है ओवरड्राफ्ट में क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने गलत कर दिया, अकाउंट कैपिटल नहीं होता है, उसको बोलते हैं करंट और सेविंग अकाउंट होता है, सॉरी थोड़ा आगे चला गया था। तो सेविंग अकाउंट सिंपल लोग रखते हैं जो जिसको बिजनेस वगैरह नहीं करना होता, क्योंकि सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट भी मिलता है हम लोग को, प्लस जितना हम ट्रांजैक्शन करेंगे उस बेस पे हमारे पैसे भी कटते हैं। हम ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे हमारे पैसे कटेंगे। वही दूसरी तरफ जो करंट अकाउंट होते हैं ये मोस्टली बिजनेसमैन्स रखते हैं। ये वो इसलिए रखते हैं ताकि उनको जो ट्रांजैक्शन ज़्यादा करनी होती है, तो इसलिए वो जितना भी उनके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए हैं, उनको उसका 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं मिलता करंट अकाउंट में, क्योंकि उनकी पेमेंट्स बहुत होती हैं। तो करंट अकाउंट में ये होता है जितनी ज़्यादा पेमेंट्स होंगी
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक आपको अलो करेगा क्योंकि बैंक आपको इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है, ठीक है, उस चीज़ का। तो ये करंट अकाउंट होता है। तो ओवरड्राफ्ट जब बात करते हैं, कहीं ना कहीं करंट अकाउंट में काम करता है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर किसी बंदे का प्रीवियस डाटा क्लियर है, कुछ उसने ज़्यादा लोन वोन या कुछ वैसा चीज़ें नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं बैंक जो है उसको एलो कर देता है कि तू ओवरड्राफ्ट ले सकता है। एग्जाम्पल 10,000 रुपये तेरे अकाउंट में अगर 5,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो तू 10,000 निकाल ले। ये लोन नहीं है, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट बेस पे बोल लो, क्योंकि वो बंदे का अकाउंट प्रीवियसली अच्छा चल रहा होता है, इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम ये 2 टर्म्स पढ़ेंगे बिकॉज करंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले है नियो बैंक्स। नियो बैंक्स क्या होता है? एक किस्म का, ये क्या हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे पेटीएम है जैसे, ठीक है। पेटीएम क्या करेगा, पेटीएम ना अपने ऐप के अंडर ही, वो एक किस्म का एनबीएफसी बोल लो आप उसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हम पढ़ेंगे क्या होता है। पेटीएम क्या करेगा, अपने अंडर ना, मतलब अपनी ऐप पे कहीं ना कहीं साइड बाय साइड बैंक चला रहा होगा। पर वो जो बैंक होगा ना, वो बैंक कहीं ना कहीं पेटीएम नहीं चला रहा होगा, कोई बैंक होगा, लाइक पीएनबी होगा। तो पीएनबी ने ना कहीं ना कहीं वो कर दिया होगा, क्या बोलते हैं उसको, कोलिजन कर लिया होगा किसके साथ, पेटीएम के साथ। और वो बोलेगा कि तू कहीं ना कहीं तू अपने बैंक पे लोगों का पेमेंट ले, लोन वगैरह सब कुछ दे, पर कहीं ना कहीं वो जो सारा पैसा आएगा, पीएनबी कह रहा है वो मेरे पास आएगा, पर नाम तेरा आगे रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये अलाउड होता है एनबीएफसी को कि आप ये ऐसी चीज़ें कर सकते हो। तो हम सिंपल बोलेंगे, नियो बैंक्स वही होते हैं, वो वाली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज होती हैं या कंपनीज होती हैं या स्टार्टअप्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एनबीएफसी होते हैं और बैंकिंग कनेक्टिविटी ईजी करने के लिए डिजिटल चैनल से। पेटीएम क्या डिजिटल चैनल है ना, तो इससे अगर पेटीएम पे कोई बैंक अकाउंट खोल लेगा, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, अगर किसी गांव में भी लोग बैठे हैं तो वो आराम से अपने बैंक को एक्सेस कर पाएंगे, बैंकिंग कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो उनको हम लोग नियो बैंक्स कहते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक और टर्म है, दैट इज ई रूपी। क्या होता है ई रूपी? 2 चीज़ें हैं। ई रूपी हमने एक शायद से कल भी पढ़ा था, जब हम बात कर रहे थे लीगल टेंडर की और फियाट मनी की। हमने बोला कि अब जो डेफिनेशन है फियाट मनी की, कि जब हम फियाट मनी की बात करते हैं, हमने उसमें बोला था कि हम लोग कोई भी जो हमारा करेंसी रहेगा, ठीक है, जो करेंसी रहेगा फिजिकल करेंसी, उसको हम फियाट मनी कहेंगे। पर अब कहीं ना कहीं उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी और वो अब बन जाएगा कि अगर डिजिटल करेंसी भी होगी, क्योंकि हमारी डिजिटल करेंसी भी आ जाके उसका भी नाम ई रूपी है, ठीक है। पर ये ई रूपी का मतलब क्या है इस वाले का? इस ई रूपी का मतलब है कि कोई भी एसएमएस या फिर क्यूआर कोड, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये मैं हूं, ये आप हो, ठीक है। आप गवर्नमेंट हो, ठीक है, नहीं आप बॉय हो और मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ। अब आप बोलोगे कि हम बहुत गरीब हैं, हमें स्कूल की किताबें खरीदनी है, तो आप हमें सब्सिडी दो या कुछ दो, आप हमें पैसे दो। तो मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं क्या करूँगा कि मैं आपको 500 रुपये भेज दूंगा, कैसे, बैंक अकाउंट में। तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। उससे क्या होगा, मैं अगर आपको 500 रुपये दे दूंगा, आप कहीं ना कहीं वीडियो गेम खेल लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो पैसे हो गए वो तो वेस्ट हो गए ना। तो गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव था कि वो किस सेंस में भेज रहे थे, कि वो बंदा बुक्स खरीदे, आप बुक्स खरीदो, मैं चाहता था आप बुक्स खरीदो, पर आपने नहीं खरीदा, 500 रुपये वेस्ट कर दिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा क्यूआर कोड या फिर ऐसा एसएमएस बनाऊंगा कि वो क्यूआर कोड आप जब बुक्स वाले दुकानदार के पास लेके जाओगे ना, तो आप जब उससे 500 रुपये की बुक्स खरीदोगे ना, तो वो स्कैन करेगा, वो डाटा मेरे पास आएगा, वो एक किस्म का बैंक को जाएगा डाटा। वो बैंक जो क्यूआर कोड्स है ये बैंक्स बनाएंगे, बैंक्स के पास डाटा जाएगा, कहीं ना कहीं बैंक्स ऑटोमेटिक उसको परमिशन दे देगा, अगर वहाँ पे नाम आ जाएगा कि ये फलाना ढिमकाना दुकानदार है जो कि बुक सेलर है। तो ये सिस्टम हो गया ई रूपी का। यही एक किस्म का, इसको बोल सकते हैं हम प्रीपेड कैशलेस। प्रीपेड मतलब पैसे गवर्नमेंट ने पहले से दे के रखे हैं बैंक्स को कि आप ये एसएमएस बनाओ और बाद में हम पैसे काट सके, और कैशलेस क्योंकि इसमें पैसों का कोई भी बात नहीं है, ये वाउचर टाइप का है, ठीक है। कहीं ना कहीं जब हम इसकी बात करते हैं, इसके रिलेटेड जब हम ई रूपी की बात करते हैं, इसमें 2 ही मिनिस्ट्रीज काम कर रही है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है और एक हेल्थ मिनिस्ट्री है। ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, किसके साथ मिलके,
फाइनेंस मिनिस्ट्री का हमें एक मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और हेल्थ मिनिस्ट्री का हमें मिलता है NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो इन चीज़ों में ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, पर इन द रूप ऑफ SMS QR कोड, जो कि बैंक्स कहीं ना कहीं उनको देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इतना ही रखते हैं, कल हमारा टॉपिक रहेगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कल पढ़ेंगे। सो अगर अभी तक आपको ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है, प्लस सबसे पहले कल की वीडियो देख लेना, तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको एक कनेक्शन फील होगा। सो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, समझ आ रहा है, या आगे कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है या मुझे पढ़ाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।